बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। ईरान को रईसी की मौत के पीछे साजिश का शक लग रहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की जांच की जाएगी। ईरान आर्म्ड फोर्स के चीफ भी मोहम्मद बगेरी ने यह ऐलान किया है। एक्सपर्ट की विशेष टीम इस हादसे की जांच करेगी। ईरान को इस मौत के पीछे साजिश का शक लग रहा है। मोहम्मद बगेरी ने यह ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स की टीम उस जगह पर जाएगी जहां पर मलबा मिला था। इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। कहां से आ रहा था यह हेलीकॉप्टर, क्या रूट था, एयर रूट उसका, कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इस बारे में एक पूरी जांच की जाएगी कि क्या ये किसी तकनीकी कारण से हुआ हादसा है या फिर इसके पीछे साजिश की गई है यहां पर हत्या की। तो एक तरफ तो ईरान को साजिश का शक है, जिसके लिए ईरान यहां पर जांच करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मोसाद की साजिश को लेकर भी यहां पर एक एंगल सबके दिमाग में है। ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने की भी बात सामने आ रही है। सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब कर दिया गया है। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख सामने आ रही है। सैटेलाइट एक्सपर्ट का सोशल मीडिया पर बड़ा दावा सामने आ रहा है। सवाल है कि क्या मोसाद ने वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है। सवाल ये भी कि मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम है क्या, और अगर ऐसा है तो हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को क्या मोसाद ने भटकाया इसके जरिए, क्योंकि जिस तरीके से मोसाद के बारे में बात हो रही है, ईरान इजराइल के संबंधों को भी उसी तरीके से देखा जाता है। दोनों ही देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। यूके देवनाथ सर ग्रुप कैप्टन मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, हर एंगल यहां पर इजराइल की तरफ घूमता दिखाई पड़ रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हम साजिश की जांच करेंगे, लेकिन कई फैक्टर हैं इसमें फैक्टर वेदर का है, इसमें फैक्टर टेक्निकल ग्लिच का है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो गई होगी इसमें, और इसमें साजिश का भी एंगल है। बात मेरी सिर्फ यहां पर ये कि अगर मौसम के चलते ये दुर्घटना सामने आई है तो तीन हेलीकॉप्टर इस काफिले में थे, बाकी दोनों कैसे सकुशल बेस तक पहुंच गए? जी हाँ, यह पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ईरान की सरकार ने अभी तक इस पर कोई लिखित स्टेटमेंट जारी नहीं किया, लेकिन मेरा तजुर्बा एयरफोर्स में 34 साल का ये बोलता है कि हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना है उनके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं। देखिए, जैसे मैं दर्शकों को भी याद दिला दूं कि हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका भी आज से 3 साल पहले ऊटी के पास ऐसा एक दुर्घटना हुआ था। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौसम का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हाँ, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था तो मैं ये मानता हूं कि कई बार दुर्घटनाएं यांत्रिकी गड़बड़ियों की वजह से होती हैं। पायलट एरर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस में मोसाद का हाथ आने के संकेत सामने आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि मोसाद के 7,000 से ज्यादा जासूस जो हैं वो इस वक्त दुनिया में फैले हुए हैं, और ये एक और नोन फैक्ट है कि इजराइल और मोसाद ने अपने को अनडिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ इजराइल डिक्लेयर किया हुआ है। पिछले 50 साल से मोसाद ने दुनिया भर में कई सारे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जहां मोसाद ने इजराइल के दुश्मनों को चुन चुन कर ढूंढ कर मारा है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, या दक्षिण अमेरिका में ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो। तो इस बार भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि मोसाद का शायद इसके पीछे हाथ हो सकता है। बाकी ये सोचना पड़ेगा कि अगर मोसाद ने ऐसी दुर्घटना को अंजाम दिया जबकि रईसी खुद ही जा रहे थे, तो उसके पीछे मोसाद ने इसको किस तरह से अंजाम दिया होगा। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर था बेल 212, ये एक 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर था, एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, और इसकी जो मेंटेनेंस थी पिछले 50 साल से सही तरीके से नहीं हो रही थी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को अलग अलग सैंक्शन लगाकर स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए थे। तो ईरान जो था वो इन स्पेयर पार्ट्स को इस बेल 212 हेलीकॉप्टर के लिए दुनिया के दूसरी जगह से येन के इन प्रकार थर्ड पार्टी से सोर्सिंग कर रहा था। तो ऐसे स्पेयर पार्ट क्या मोसाद ने या अमेरिका ने जानबूझ के
ईरान को सप्लाई कर दिए, जो कि अमेरिका को मालूम था कि अगले 10, 20, 30 घंटे में फेल हो सकते हैं। सबको मालूम था कि इस बेल 212 में जो स्पेयर पार्ट फिट करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को असल में चेक करने की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो तो ईरानियन एयरफोर्स में थी नहीं। सही कह तो रहे हैं हो आप। सकता है कि मुसाद ने ऐसे स्पेयर पार्ट सप्लाई किए हों जो कि डाउटफुल थे इन नेचर। चलिए, और भी कई सारे कयास हो सकते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी बहुत सारे सवाल होते हैं। बड़ी खबर यह कि रईसी की मौत के बाद ईरान पर अब अमेरिका की नजर बनी हुई है। ईरान के संभावित एक्शन को लेकर अमेरिका अलर्ट है। ईरान को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में कई आशंकाएं हैं। बदला लेने के लिए ईरान बड़ा कदम उठा सकता है, ऐसी बात सामने आ रही है। यूके देवनाथ सर, ईरान कोई बड़ा कदम उठा सकता है, और ईरान बड़ा कदम उठा सकता है, और इसके लिए अमेरिका नजर पैनी किए हुए है। क्या आपको लगता है कि वाकई ईरान अभी तुरंत कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगा? देखिए, अभी राजनीतिक तौर पे तो यही कहना पड़ेगा कि जब तक इब्राहिम रईसी को पूरी तरह से सुपुर्द खाक करके उसके बाद जो पॉलिटिकल माहौल है या जो दुख दर्द है ईरान के लोगों का, जो लोग एटलीस्ट ईरान के सरकार के समर्थन में हैं, उनको एक मानसिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। उसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। तो ऐसे समय में ईरान शायद बहुत बड़ा मिलिट्री कदम ना ले। ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि ईरान को अपना एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, जिसके तहत ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि 50 दिन के अंदर एक नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तारीख भी आ रही है कि 28 जून तक ईरान में एक नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। ये याद रखना पड़ेगा कि आयतुल्ला खुमानी जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं, और ईरान का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वहां प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं वो शायद इतना बड़ा डिसीजन ना ले, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को समय है, फिर भी 50 दिन का समय काफी होता है एक देश के लिए तय करने के लिए कि उसका प्रीमियर कौन होने वाला, उसका प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। लेकिन हमारे साथ संजीव जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, और इससे पहले कि संजीव जी का रुख करें, ईरान पर अमेरिकी अलर्ट सामने आया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रईसी की मौत का इस्तेमाल ईरान एक ट्रिगर की तरह कर सकता है। हादसे के पीछे गहरी साजिश बताकर कुछ देशों को उकसा भी सकता है। इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ नफरत का माहौल बना सकता है। रईसी की मौत का फायदा चीन, रूस भी उठा सकते हैं। रूस, चीन, ईरान के साथ मिलकर बड़े हमले कर सकते हैं। तो यहां पर न केवल ईरान को अमेरिका केंद्र में रख रहा है, रूस और चीन को भी केंद्र में रखते हुए बड़े हमलों की बात कर रहा है। संजीव जी, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वहां पर वैसे ही कम जंग पहले से नहीं चल रही हैं, जो शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या रूस और चीन एक ऐसी जंग में उलझना चाहेंगे जो जंग अब एक और बड़े इस रीजन के, विश्व के एक बड़े सुपर पावर के साथ यहां पर होने की कोशिश की जाए? क्योंकि अगर इजराइल पर ये चीजें थोपी जाती हैं तो अमेरिका उसमें कूदेगा, और क्या रूस यूक्रेन के बीच तनाव के साथ इसमें आ सकता है? समझाइए इसको पूरा। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें अभी इस बात का इंतजार करना होगा कि ईरान की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, ईरान के द्वारा जो ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, उसके वो क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और अभी तक ईरान के द्वारा, ईरान के ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से कोई इस बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है कि ईरान आखिर इसको किस तरीके से देखता है और किस कंक्लूजन पे पहुंचा है, और जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ईरान के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। उन्हें किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए। उन्हें सारे तथ्यों का, सारी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए जांच करनी होगी, और जांच के बाद एक निष्कर्ष पर जाहिर वो पहुंचेंगे। यदि ऐसा होता है कि ये जांच का निष्कर्ष ऐसा सामने आता है कि एक टेक्निकल स्नैग या किसी खराब मौसम की वजह से ये घटना हुई है, तब तो इसके इम्प्लीकेशंस मैं कुछ नहीं देखता। लेकिन यदि ईरान की तरफ से ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि ये गहरी साजिश का हिस्सा था, किसी मोसाद के द्वारा या किसी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा ये जानबूझ करके साजिश रची गई, सबोटाज किया गया, तो ऐसे में ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी।
और सामने ईरान जाहिर है कि अनेक ऑप्शंस उसके पास हो सकते हैं, जिसमें कोवर्ट ऑप्शंस भी वो इस्तेमाल कर जी। सकता है, क्योंकि यदि ये ऑपरेशन कोवर्ट तरीके से किया गया है तो ईरान इसका जो रिस्पांस है वो कोवर्ट तरीके से भी करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ओवरऑल यदि ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं तो ये निसंदेह एक चिंता की बात होगी। इससे मिडिल ईस्ट रीजन में मैं आता हूं जो आपके तनाव पास, है मैं आता हूं वो सवाल आपके पास लेके जिस सवाल को सभी पूछना चाहते हैं, लेकिन